सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी रिव्यूज लॉकिंग की सीरीज एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले रिकैप्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, फिर आई बटन में भी जा सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 8 को, और उससे पहले आपको इस चैनल को फटाफट कर देना सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आने पर लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। और अगर आपका ये सब हो गया तो वेलकम टू एनी रिव्यू। और वीडियो शुरू करने से पहले आप ये बात का ध्यान रखें कि ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है, ना कि रिव्यू, तो स्पॉइलर से पूरा भरा हुआ है। तो अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो अभी के अभी पहले देख के आइए। एपिसोड की शुरुआत फिर से इंट्रो से होती है और हमें दिखता है सिर्फ ओमेगा। तो ये भी काफी कमाल का एपिसोड रहने वाला है, ये हमें पहले ही सीन में पता चल गया है। हम कहानी के जाते हैं फिर से 300 साल पहले 1775 में। जी हाँ, ये स्टोरी जो हमने एपिसोड 1 में देखी थी वही अभी पूरी एक्सप्लेन की जाएगी हमें को। यहाँ पे की हाउस पे फोकस करते हैं 1775 वाले में। ये की हाउस तब पीटर लॉक का होता है। पहले लॉक की फैमिली आयरन वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग करती थी और वेपन्स वगैरह भी थोड़ा बनाती थी, पर तभी यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स आ जाते हैं। पीटर बोलता है कि तुम लोग, अपने वाइफ्स को बोलते हैं कि तुम लोग जाके छुप जाओ, और सन को भी बोलते हैं कि तुम लोग सब जाके छुप जाओ, मैं ये लोग को हैंडल करता हूँ। ब्रिटिश सोल्जर बोलते हैं कि हमें ऐसा रूमर मिला है कि तू यहाँ पे वेपन्स बना रहा है इलीगली और टेररिस्ट को सप्लाई भी कर रहा है। तब पीटर बोलता है रूमर्स आर अगली थिंग कैप्टन, और बोलता है कि मेरी फैमिली तो अभी सोई हुई है। और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे से बोल रहा हूँ कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो ऑफिसर बोलता है कि तूने मुझे सुना नहीं, मैं तेरे किंग का ऑफिसर हूँ, तो तू मुझे मना नहीं कर सकता। एक्चुअली 1776 के पहले अमेरिका एक स्टेट नहीं था, यूएसए एक स्टेट नहीं था, उसे ब्रिटिश कॉलोनीज बोलते थे और उसका रूल करना भी इंग्लैंड का ही काम था, इसलिए उनका किंग भी इंग्लैंड का ही रहता है। पर फिर वो ब्रिटिश सोल्जर्स उसे धक्का मार के उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर ढूंढने के बाद उन्हें मिलता है 8 कैंस ऑफ गन पाउडर और ब्रिटिश के चुराए हुए गन्स और 2 लड़कियां घर की। तो वो तीनों को बाहर लेके घर के बाहर आ जाते हैं। फिर वो लोग पीटर को मारने भी लगते हैं, पर तभी सीन चेंज हो जाता है। आई नो ये काफी अच्छा स्टोरी चल रहा था, पर उन्होंने सीन काट दिया ऐसा ही स्टोरी का सस्पेंस बढ़ाने के लिए। और हम आ जाते हैं अभी प्रेजेंट में। हम देखते हैं टाइलर किन्जी बॉडी को डिस्कस करते हुए क्या आगे क्या होगा। वो लोग को पता है कि अभी जो डॉज है या फिर गेब है वो ऐसे ही और लोग को डीमन बना देगा। तो सब बोलते हैं बॉडी तू स्कूल में रहेगा और तू कुछ नहीं करेगा, क्योंकि स्कूल सबसे सेफ प्लेस है और वहाँ पे कोई नहीं आने वाला। फिर हम देखते हैं ईडन जो हावी अभी जो नया नया डीमन बना है उसके पीछे पीछे जाते हुए, और वो एक हाउस में आ जाती है जहाँ गेब, और उसने अभी काफी ज्यादा लोग को ऐसे पजेस कर दिया है, ऐसे 10-12 लोग हो गए हैं। फिर गेब बोलते कि मैं तेरे को लास्ट चांस देती हूँ मुझे फॉरगिव कर देने का, क्योंकि मैंने तेरे को ये की मिलने में मदद की है, तो 50% ये की का मेरा हक है। तो गेब बोलता है कि ये तुझे ऐसा लगता है, मेरे जो फ्रेंड्स है उसे तो नहीं लगता। और वो ऐसे बोलते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये हेल्पफुल है, फिर ओबीडियंट है और कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करते मेरी, और तू बहुत कंप्लेंट करती है और मेरे काम के बीच में हमेशा आती है। तो अभी ईडन बोलती है कि अगर तूने मुझे नहीं लिया तो मैं किन्जी को मार डालूंगी। तभी गे बोलता है कि तुझे 2 बार इसको सोचना चाहिए, वरना बोलते ही जो उसके दोस्त थे वो ईडन पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आप भी यहाँ पे फर्क देख सकते हैं कि गेब को इन लोगों पे कितना अच्छा कंट्रोल है। फिर हम देखते हैं टाइलर और किन्जी कार चलाते हुए, और तभी पुलिस वाले उसको रुकने को बोलते हैं। वो रुकने के बाद देखते हैं कि ये तो अपना वही डिटेक्टिव है जो एली का ढूंढ रहा था। तो वो हाय हेलो करते हैं। तो यहाँ पे अभी टाइलर पूछता है कि तूने मुझे क्यों रोका, कि मैंने कुछ गलत काम किया है क्या, फिर गलत ड्राइव किया है क्या। तो वो बोलते हैं कि तुझे क्या सच में लगता है तू उसे स्टॉप कर पाएगा, और उसकी आंखें भी पूरे डिमोनिक बन जाती है, यानी अभी हमारा डिटेक्टिव भी डीमन बन गया है। ये देख के टाइलर और किन्जी बहुत डरते हैं और फटाफट से कार लेके वहां से भाग जाते हैं।
फिर हम देखते हैं जॉश को पुरानी हिस्ट्री की बुक्स देखते हुए ये वही स्टोरी पढ़ रहा है जो हम आज शुरू से बोल रहे थे, यानी ब्रिटिश सोल्जर्स जब अमेरिका पे यानी की हाउस पे आ गए थे। फिर हम देखते हैं फिर से 300 साल पहले कि वो अभी सारी जो गन पाउडर वगैरह थी वो ब्रिटिश लोग लेके जा रहे थे और अभी वो लोग उसकी जो वाइफ थी उसको जिंदा जलाने भी वाले थे। तो पीटर बोलते हैं कि तुझे कोई भी मर्सी नहीं है क्या, तो ऐसे कैसे जिंदा जला सकता है ये लोगों को। और उसको ऑलमोस्ट जलाने वाला था, तब तक पीटर का बेटा आके उसे वो ब्रिटिश सोल्जर को गन से शूट कर देता है और उसकी जान भी मच जाती है। फिर यहाँ पे एक मस्त फाइट सीन हो जाता है जहाँ पे ब्रिटिश लोग वर्सेस अमेरिका के लोग गन लेके फाइट करते हैं और तभी पीटर नाइफ लेके सीधा कैप्टन को मारने के लिए जाता है, पर कैप्टन उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है तो वो पीटर को ही मार देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि पीटर लॉक ऐसे मर गया और उसके बेटे ने थोड़ा सा फाइट सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश भी कर दी, और तभी ब्रिटिश के ऑलरेडी थोड़े बार लोग मर गए थे तो इसलिए बोला कि अभी ये फाइट को रोक के हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो लोग अपने घोड़े निकाल के भागना चालू कर देते हैं और फिर पीछे पीछे अमेरिका के लोग भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। वो भागने के दूर एक डेड एंड आ जाता है, तभी उन्हें वो केव दिखता है और वो केव के अंदर जाने लगते हैं। ये केव वही है जो हमने सीजन 1 से देखा है, ब्लैक डोर वाला केव। फिर हम देखते हैं कि वो लोग केव के अंदर भी जाते हैं और जो अमेरिकन लोग थे वो इनके पीछे पीछे आने लगते हैं और ये सीन वही कंटिन्यू होता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। उन्हें विस्परिंग की आवाज़ आती है, वो बोलते हैं किसकी जो आवाज़ आ रही है, तो कैप्टन बोलता है क्वाइट, और वो आगे बढ़ते बढ़ते एक दीवार पे हाथ रखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्परिंग का आवाज़ आ रहा था। हाथ रखते ही वो दीवार टूट जाता है और एक ब्लैक डोर क्रिएट हो जाता है, एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है दूसरे यूनिवर्स का। सभी ब्रिटिश लोग उसे काफ़ी वियर्ड और सरप्राइज तरीके से देखते हैं और ऐसा देखते ही देखते वहाँ से एक गोली शूट होती है तो वो लोग वो गोली से बच जाते हैं और वो जो निकलता है वो आयरन रहता है, विस्परिंग आयरन, जो ज़मीन में पड़ के मेल्ट हो जाता है। और तभी अमेरिका के लोग भी आ जाते हैं और वो लोग भी ये डोर को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक स्टेट में चले जाते हैं, पर ये ब्रिटिश वाले लोग मौका देख के उन पर अटैक करते हैं और ये दोनों के बीच में फिर से फाइट चालू हो जाता है। तभी फाइट के दौरान एक ब्रिटिश आदमी को वो जो बुलेट थी वो लग जाती है और वो डीमन में पजेस हो जाता है। डीमन बनने के बाद वो फटाफट बाकी अमेरिकन लोग को मारने लगता है, पर तभी होपफुली एक अमेरिकन ने उसके शूट करके वो पोर्टल में ही फेंक दिया था। ये देख के कैप्टन को भी लगता है कि मैं भी अभी ऐसा ही डीमन बनना चाहता हूँ, तो वो सीधा सामने खुला जाता है और वो बुलेट को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और वो काफ़ी खतरनाक डीमन बन जाता है। ये इंसान ही ऑलरेडी खतरनाक था, अभी सोचो इसमें डीमन आया तो क्या होगा। और फिर वो लोग वो अकेला बंदा पूरे अमेरिका की वाट लगा देता है। अमेरिका के लोग काफ़ी अच्छे से उसे 4-5 बुलेट मार के नीचे गिरा देते हैं और वो पूरा ऐसा डिमोनिक जैसा आवाज निकाल रहा था, तो ये देख के अमेरिका वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। फिर ये सीन चेंज हो जाता है और हम आ जाते हैं प्रेजेंट में जॉश का ये स्टोरी रीड करके हो गया है। फिर हम देखते हैं किन्जी को उसके सारे फ्रेंड्स के साथ, वो बोलते हैं कि ये की मेरे से लेके दिखाओ, क्योंकि अभी उसको किसी पे भरोसा नहीं है और गेब किसी को भी एक डीमन बना सकता है। पर होपफुली उनके सारे दोस्त डीमंस नहीं होते, सब लोग सक्सेसफुली वो की को ले सकते हैं, पर डीमन ऐसा कभी नहीं कर सकती, इसलिए ये लोग तो पास हो गए ये टेस्ट में। तभी वो स्कूल में जैकी भी आ जाती है, टाइलर की गर्लफ्रेंड, और टाइलर उसे भी ये की को लेने को बोलता है और जैकी भी पास हो जाती है। यानी अभी तक कोई भी उनके पहचान वाला डीमन नहीं है, सिर्फ वो डिटेक्टिव छोड़ के। हम आ जाते हैं बॉडी के स्कूल में, जहाँ उसका ध्यान क्लास में बिल्कुल नहीं है और वो सिर्फ मोबाइल में चैटिंग का स्टेटस वगैरह मांग रहा है ये लोग से। तभी उसकी गर्लफ्रेंड जेमी उसको वो जो की हाउस की थी वो बॉडी को दे देती है, पर तभी टीचर उसे पकड़ लेती है और उसका फ़ोन ले लेती है और बोलती है अभी सिर्फ फिर हम देखते हैं जॉश को एक बुक पढ़ते हुए। ये बुक वही लिखी है जो कैप्टन ने लिखी थी और हमें यह भी पता चलता है कि जॉश के ही पूर्वज वो कैप्टन थे। कैप्टन लिखते हैं कि यहाँ पोर्टल के बाद एक अलग दुनिया है और यहाँ से एक अलग लोग निकलते हैं, एक अलग विचार वाले लोग निकलते हैं। और यही बोल के वो कैप्टन वो बुक के बीच में जो बुलेट रहती है यानी विस्परिंग आयरन वो निकल के रख देता है, और यही बुलेट अभी तक जॉश के पास थी जो गेब ने चुरा के उसे
की में बदल दी। और ये सब जो बुक लिख रहा था कैप्टन फेडरिक गिडियन, वो वेल हाउस में लिख रहा, जो वेल था वहां पे लिख रहा था। तभी क्रेयस जो रहता है वो बोलता है कि फेडरिक गिडियन, तेरा अभी मरने का टाइम आ गया है। उसने मल्टीपल क्राइम्स किया है, इसीलिए उसको सीधा फांसी की सजा सुनाई दी गई थी। वो बोलता है कि मैं डीमन हूँ, तो वो बोलता है कि तू पहले से ही डीमन था, अभी और में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यही बोल के कैप्टन फेडरिक को मार दिया गया जाता है। सीन चेंज होने पे हम देखते हैं कि जो हावी था वो अभी स्कूल में आ गया है। उसका सारे दोस्त एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं हावी के आने के बारे में। फिर हम देखते हैं कि डग जो था उसके सामने ही अभी हावी आ रहा है। वो बहुत डर जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, अभी कुछ भी करके हमें फाइट तो करना पड़ेगा, डू और डाई सिचुएशन है। वो फाइट के लिए रेडी भी हो जाता है, पर हावी उसकी तरफ देखता भी नहीं, वो इसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं हावी को स्कॉट के पीछे लगने के बारे में, और बहुत ही एक दूसरे का पीछा करते हैं। पर तभी किंजी आके सीधा हावी को बैक से मार देती है और गिरा देती है, और वो थोड़ा सा खुश होते हैं। तब तक बाकी सारे डीमन लोग भी आ जाते हैं उन्हें मारने के लिए, और सभी लोग किंजी और स्कॉट को पकड़ के गेब के पास ले आते हैं। और गेब यहाँ किंजी को प्रपोजल देता है कि मैं तेरे को लास्ट चांस देता हूँ, तू विलिंगली ये की को यूज करके मेरे साइड आ जा। तो किंजी बोलती है कि मैं तेरे साइड कभी नहीं आने वाली, तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं, और हमारे विचार तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो स्कॉट बोलता है कि उसे जाने दो, मुझे तू डीमन बना दे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तेरा नंबर आने ही वाला है नेक्स्ट, थोड़ा सा रुक जा। तब किंजी बोलते कि नहीं तू ऐसा मत कर। तो स्कॉट बोलता है ठीक है चलेगा, इट्स ओके। फिर वो स्कॉट को पहले डीमन बना ही नहीं वाला था, तब बॉडी उसे देख लेता है। ये देखने के बाद बॉडी इमीडिएटली फायर अलार्म बजा देता है, जिससे पूरा स्कूल में केओस क्रिएट होता है और सब लोग इधर उधर जाने लगते हैं। फिर तभी जो गेब था उसको अपना जो डिसीजन था वो रोकना पड़ता है, और फिर वो फिलहाल तो डीमन किसी को भी नहीं बना सकते। ये सब लोग लॉकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स बाहर आते हैं। तभी वो बोलते हैं बॉडी तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मैंने ही तो फायर अलार्म खींचा है। तो उसे वो लोग को बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा ऐसा गर्व होता है। फिर हम देखते हैं कि जो लोगन था और जो जैकी थी वो एक ऊपर वाले फ्लोर पे थे, वहाँ पे गेब भी आ जाता है। स्कूल में हम लोग वो डिटेक्टिव मुरे को भी देखते हैं, और वहाँ पे इसके बॉडी की मोम भी रहती है। तो डंकन उसको मोम को बोलता है कि यहाँ पे सेफ नहीं है, तो चलो हम घर जाते हैं। फिर पूरी लॉकी फैमिली भागने का प्लान करती है। तो टायलर बोलता है कि नहीं, मैं जाके जैकी को देख के आता हूँ। वो ऊपर जाके जैकी से मिलता भी है, और फिर वो बोलता है कि तू ये मेरे से की लेके दिखा। फिर वो थोड़ा लेने से ऐसा नहीं करती है, तो बोलता है कि तुझे ये की लेना ही पड़ेगा, कांट डू दैट। यानी वो भी अब डीमन हो गई है, और वो उल्टा टायलर को ही बोलती है कि तू हमारे टीम में ज्वाइन हो जा, फिर हम लोग मस्त से अपना जो लव स्टोरी था वो कंटिन्यू करेंगे। मुझे तेरे साथ रह के बहुत मज़ा आ रहा था, अभी हम लोग डीमन बन के भी एक साथ ऐसे ही रहेंगे। तभी वहाँ लोगन पीछे से बोलता है कि उसका सुन मत, वो गेब आके उसको की घुमा के पूरा डीमन बना दिया है। और तभी वो फायर की का यूज़ करके उससे जैकी को अपने से दूर रखता है, और जैकी फिर से ऐसा डिमोनिक ग्रोल ऐसा करती है, काफ़ी डरावना सा। फिर हम देखते हैं पास्ट में, जहाँ पे मिरांडा और जो पीटर लॉक का बेटा था वो वहाँ ब्लैक टूर पे जाते हैं, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं ये सब देख के। और तभी अचानक से वहाँ से वो डॉजिंग बुलेट शूट हो जाता है। वो लोग बचते हैं और वो ज़मीन पे गिरता है। ज़मीन के गिरने के बाद वहाँ पे उन्हें विस्परिंग की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो लोग वो विस्परिंग आयन को लेके अपने घर पे आ जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं फिर से प्रेजेंट में, और यहाँ पे फिर से लॉकी फैमिली का गैदरिंग हो जाता है। और तभी टायलर बोलता है कि जैकी को भी अभी डीमन बना दिया है, तो अभी उसे कैसे करे। तो डंकन बोलता है कि काश ऐसा होता है, ब्रेक ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी, स्टैश ऑफ विस्परिंग आयन। तो तभी टायलर बोलता है कि क्या बोला तूने, फिर से बोल। तो वो यही रिपीट करता है, ब्रेक ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो टायलर को कुछ याद आ जाता है, और वो फटाफट से रेंडाल के रूम में जाके वो कैप को देखता है, और कैप पे हमने पहले ही देखा था कि एक अजीब सा आयन था, और ये आयन शायद विस्परिंग आयन ही है। तो इसलिए वो टायलर ऊपर जाता है, और रेंडाल हमेशा बोलता था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए ये मैं कैप हमेशा मेरे पास रख देता हूँ।
और वो लोग वो कैब से सक्सेसफुल विस्परिंग आयन भी निकाल लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है। अभी ये लोग का प्लान है कि वो लोग ने डीमन की का यूज़ करके एक नॉर्मल इंसान में डीमन बना दिया, तो हम लोग उसका ऑपोजिट की यूज़ करके वो डीमन को बाहर निकालेंगे बॉडी में से। फिर से हम लोग पास में चले जाते हैं और यहाँ पे लॉक के दोनों बच्चे वो की को बना रहे हैं। वो की से वो डोर को बंद करना चाहते हैं और विस्परिंग आयन का ही डोर रहेगा, तो इसलिए उसको विस्परिंग आयन का ही की लगने वाला है। तो वो बनाता है पर पूरे अच्छे तरीके से बन नहीं जाता वो। तो तभी मिरांडा बोलती है कि मैंने कहीं तो पढ़ा था कि आपको कुछ भी चीज़ करनी होगी तो सेक्रीफाइस मस्ट है। तो इसलिए वो अपना हाथ काट के ब्लड ऐड कर देता है और तभी वो की वर्क कर जाती है। फाइनली की बनने के बाद वो लोग डोर को लॉक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग डोर बंद करने के बाद भी उन्हें विस्परिंग की आवाज़ आ रही थी, तो ज़मीन पे काफ़ी सारे विस्परिंग आयन पड़े हुए थे। तो वो सभी उठा के घर ले जाते हैं और नई नई कीज़ बनाने लगते हैं। तो यही हमें लॉक एंड की ओरिजिनल स्टोरी पता चलती है कि ये कीज़ बने कैसे, ये गेट खुला कैसे, ये डीमंस लोग आए कैसे। ये काफ़ी कमाल का एपिसोड था। एपिसोड के एंड में हम लोग देखते हैं डंकन और टाइलर वही हाउस में आते हैं। तो वो टाइलर बोलता है डंकन को कि अभी तो की बना सकता है। तो डंकन बोलता है कि विस्परिंग की आवाज़ तुझे आई थी, तो यानी ये विस्परिंग आयन को तू ही कन्वर्ट कर सकता है की में। और इसी पॉइंट पे ये एपिसोड भी हो जाता है एंड। काफ़ी कमाल का एपिसोड रहा ये भी। आई होप आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको और भी कौन से सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें। और हाँ, इसका जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो यानी एपिसोड 9 था वो परसों आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप वो नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।